सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज को। अब राजन सीरीज में दोस्तों हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं। इसमें हमने 70 क्वेश्चंस देख लिए हैं दोस्तों। 70 क्वेश्चन तक 3 पार्ट में मैंने कराया है। 3 बहुविकल्पी की वीडियो इससे पहले बन चुकी है और यह चौथी वीडियो होने वाली है दोस्तों बहुविकल्पी की। इसमें हम पूरे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके उनको पूरा हल कर लेंगे। 91 क्वेश्चंस हैं, सभी को हम लोग देख लेंगे। अब दोस्तों, इससे पहले की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं बहुविकल्पी की तीनों वीडियोस, या इससे पहले आपने क्लासेस नहीं देखी गणित की जो मैंने क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व कराए हैं, तो सभी वीडियोस को आप देखना मत भूलिए। अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर रखिए और उन पे आधारित क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। गणित की सभी वीडियोस दोस्तों आप कभी भी चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे रहा हूं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कहीं से भी जाकर के आप मैथ विषय के सामने जो लिंक दिया हुआ होगा उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस जो हैं मैथ की वह खुल के आ जाएंगी। पहले क्लासेस रहेंगी, उसके बाद जो मैं सीरीज सॉल्व करा रहा हूं और सीरीज के बाद जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा वह सभी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में, मैथ के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। 71 है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। अब दोस्तों आयत आप सभी को पता है, आयत में जो सभी कोण होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। यह जो सभी कोण होते हैं दोस्तों यह 90 अंश के होते हैं और इसी 90 अंश को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 72 है, 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। तो 16 और 40 का दोस्तों हमें तृतीयानुपाती निकालना है। तो देखिए 16 अनुपाते 40 लिखेंगे, फिर समानुपाते। अब दोस्तों जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पर आएगा, समानुपाते 40 फिर अनुपाते x। ठीक है, यही x आपको फाइंड करना है। जो यहाँ पे आपने लिखा है वही यहाँ पे रहेगा, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको तृतीय अनुपाती निकालना होगा दोस्तों आपको दो संख्याएं दी होंगी और उन दोनों संख्याओं को आपको लिख लेना है अनुपात के रूप में। 16 अनुपाते 40 आप लिखेंगे, फिर समानुपाते का चिन्ह और जो यहाँ पे है वही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अनुपाते x जो आपको फाइंड करना है। अब आप सभी को पता है कि समानुपात में जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वह अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए 16 गुणे x बराबर हो जाएगा 40 गुणे 40। ठीक है, और x बराबर आप लिख सकते हैं 40 गुणे 40 बटे 16। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे आप। ऊपर देखिए 4 का 4 में गुणा होगा तो 16 और शून्य, देखिए 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख देंगे बटे 16 है। अब देखिए ऊपर 1600 है बटे में 16 है तो 16 से काट देंगे ऊपर नीचे, तो नीचे बचेगा 1 और ऊपर बचेगा 16 एकम 16 और 2 शून्य, यानी कि x का मान जो आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 100। अब यहाँ पे ऑप्शन सा में दिया हुआ है 100, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 73 है, x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको x² दिख रहा है प्लस 2y दिख रहा है। अब दोस्तों दो चर आपको दिख रहे हैं, दो अलग अलग भिन्न चर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो भिन्न चर देखने को मिल रहे हैं, तो जब भी भिन्नता होगा तो विजातीय होगा। ठीक है, ये व्यंजक जो हो जाएगा यह विजातीय हो जाएगा। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और 74 में देखिए 9y² + 4y + 8। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो जो चर है वह समान है। तो जब भी समान होगा तो सजातीय होगा। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 75 है, समीकरण में पक्ष होते हैं। तो दोस्तों समीकरण में आप देखते हैं, समीकरण अगर कुछ भी समीकरण लिखा होता है, जैसे स्टैंडर्ड जो होता है द्विघाती समीकरण का, वो होता है ax² + bx + c = 0। तो समीकरण में हमेशा दोस्तों दो पक्ष होते हैं, एक ये और बराबर के इधर ये। तो ऑप्शन बाद जो है 2 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 76, 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? द्विघाती है, सरल समीकरण है, n घात का समीकरण है या द्विघात समीकरण है? अब दोस्तों आप ऑप्शंस में पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे घात की बात हो रही है। तो किसी भी व्यंजक के अगर हम लोग घात की बात करते हैं दोस्तों, तो किसी भी व्यंजक का घात जो होता है वह होता है उस व्यंजक में उपस्थित चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, उसी को हम लोग व्यंजक का घात कहते हैं। तो यहाँ पे जो व्यंजक दिया हुआ है वह दिया गया है 3x² + 5x - 2। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इस व्यंजक में चर है दोस्तों वह x है, और x की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी घात है वह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3x² में, जो कि 2 है। तो जब इस व्यंजक की जो घात है दोस्तों वह 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे द्विघातीय व्यंजक। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो है दोस्तों द्विघात, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 77 है, x + 1 का होल क्यूब = 0 व्यंजक कैसा समीकरण है? अब दोस्तों जैसा पिछले प्रश्न में आपसे पूछा था, यहाँ पे डायरेक्ट व्यंजक लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे होल क्यूब के रूप में लिखा है। अब यहाँ पर भी घात की ही बात की जा रही है कि द्विघात है, त्रिघात है या सरल या n घात है। जब आप x + 1 के क्यूब को फॉर्मूले से खोलेंगे, जब a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला दोस्तों आप यहाँ पे लगाएंगे, देख लीजिए सबसे पहले a + b का जो क्यूब होता है वह कितना होता है? तो a + b का होल क्यूब जो होता है दोस्तों वह होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम घात होती है, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद दोस्तों x + 1 के होल क्यूब को खोलने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो x की जो मैक्सिमम घात आपको मिलेगी, जो x की अधिकतम घात आपको मिलेगी वह 3 मिलेगी। तो इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे त्रिघातीय व्यंजक। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा त्रिघात, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 78 है, ax + bx - ay - by के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए ax + bx - ay - by यही आपको दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको x दिख रहा है दोनों पदों में, और यहाँ पे दोनों पदों में y दिख रहा है। तो यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे y कॉमन ले सकते हैं। तो देख लीजिए इसे क्या लिख सकते हैं आप, x कॉमन ले लीजिए तो a + b बचेगा, और यहाँ पे आप -y कॉमन ले लीजिए तो a + b बचेगा। अब देखिए यहाँ पे a + b है और यहाँ पे a + b है, तो a + b आप कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ देखिए x बचा हुआ है और यहाँ पे -y बचा हुआ है, तो x - y दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यही जो हो जाएगा दोस्तों वह गुणनखंड हो जाएगा, और यह ऑप्शन सा में आपको दिया गया है a + b × x - y। तो ऑप्शन सा जो है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 है, x² - 8x + 7 के गुणनखंड हैं। तो इसका दोस्तों हमें गुणनखंड ज्ञात करना है x² - 8x + 7 का। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए x² - 8x + 7, इसी का गुणनखंड दोस्तों आपको निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, जो x² का गुणांक होता है उससे हम लोग गुणा करते हैं कांस्टेंट विद। तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 है और इसको हम लोग गुणा करते हैं कांस्टेंट से। तो 1 का गुणा जो होगा दोस्तों वह 7 में होगा, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब यह 7 जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों,
अब यही 7 दोस्तों हमें जो x का गुणांक है उसके मदद से लाना होता है। तो देखिए x का गुणांक है -8। अब इसी -8 के मदद से दोस्तों इसी -8 को हमें दो पदों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा जो हो जाए वह 7 आ जाए, इस दोनों पदों का गुणा जो आ जाए वह 7 आ जाए, और दोनों पदों का जो जोड़ है दोस्तों, जो जोड़ है वह -8 के बराबर आ जाए। तो अब -8 को आप लोग किस तरीके से दो पदों में तोड़ सकते हैं? तो अब देखिए गुणा 7 आना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव नंबर को आप तोड़ रहे हैं और गुणा जो है पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव लाने के लिए दोनों पद जो होंगे वह ऋण में टूटेंगे। यह तो आपको समझ में आ रहा होगा कि -9 + 1 में तो आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जब गुणा करेंगे आप तो आपको -9 मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों पद जो है ऋणात्मक रखने हैं, मतलब कि आप -7 -1 कर सकते हैं, या -6 -2 कर सकते हैं, -5 -3 कर सकते हैं, लेकिन आप 10 -2 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लाना है 7, तो 7 लाने के लिए आप इसे लिख सकते हैं -7 गुणे -1। इन दोनों में अगर तोड़ लेते हैं दोस्तों -7 और -1 में, तो देखिए गुणा जो हो जाएगा वह 7 आ जाएगा, और अगर हम लोग -7 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -8। तो यहाँ पे काम बन जाएगा हमारा। हम लोग -8 को -7 और -1 लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे लिखेंगे, x² - 8x + 7 इसी का गुणनखंड करना है दोस्तों। तो इसे आप लिख सकते हैं x² - 7x - x + 7, ठीक है। अब देखिए पहले दो पदों को देखिए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x² की जगह क्या बचेगा? x बचेगा, और -7x की जगह क्या बचेगा? -7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो -1 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -x था तो ये x हो जाएगा, और ये +7 था तो ये -7 हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों जगह देखेंगे तो x - 7 और x - 7 कॉमन दिख रहा है, तो x - 7 को दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचा हुआ है और यहाँ पे -1 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 1। तो यहाँ पे आपको जो गुणनखंड मिल गया दोस्तों, जो गुणनखंड मिल गया वह मिल गया x - 7 × x - 1। तो आप देख लीजिए ऑप्शंस में x - 7 × x - 1। तो ऑप्शन सा में जो है दोस्तों यह दिया गया है x - 1 × x - 7। तो यहाँ पे ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है दोस्तों, 6x² - x - 15 के गुणनखंड हैं। तो यहाँ पर भी गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, तो पद लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 6x² - x - 15, इसी का आपको गुणनखंड करना है। 6x² - x - 15। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसका गुणा हम लोग कांस्टेंट में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए x² का जो गुणांक है वह है 6, और जो कांस्टेंट है वह है -15, ठीक है। तो 6 गुणे -15 होगा तो कितना आ जाएगा उत्तर? -90 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है, यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है? -1 है। तो -1 को आपको इस प्रकार दो पदों में तोड़ना होगा दोस्तों, जिससे जो गुणा आ जाए, जो गुणा आए वह -90 के बराबर आए, और उन दोनों पदों का जो जोड़ आए वह आए -1 के बराबर, ठीक है। तो आप देखिए दो पदों का गुणा आपको ऋणात्मक लाना है, -90 के बराबर लाना है। तो उन दोनों पदों में से एक पद ऋणात्मक होना चाहिए, दूसरा पद धनात्मक होना चाहिए, तभी जो है वह गुणा आपको ऋणात्मक मिलेगा। तो जब आप ध्यान से दोस्तों सोचेंगे तो आप देखेंगे कि एक पद जो होगा वह +9 होगा, और
दूसरा पद होगा वह -10 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा जब आप करेंगे तो आपको ऋण 90 मिल जाएगा और जब जोड़ेंगे तो ऋण 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी -10 + 9 में जो -1 है वह टूट जाएगा। तो अब आप इसे कितना लिख सकते हैं, 6x² - x - 15 को आप कितना लिख सकते हैं, 6x² - 10x + 9x - 15, ये हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले दो पद में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2x कॉमन दिख रहा होगा, तो 6x² की जगह कितना बच जाएगा, जब आप 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3x और -10x की जगह कितना बच जाएगा दोस्तों, 2x कॉमन लेने पे 5। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, +3 कॉमन ले सकते हैं 9x - 15 में से, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3x - 5। अब आपको 3x - 5 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो 3x - 5 को आप कॉमन ले लीजिए। 3x - 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 2x + 3, तो कितना आ जाएगा गुणनखंड 3x - 5 और अगले ब्रैकेट में 2x + 3। तो यहाँ पे आप देखिए 3x - 5 × 2x + 3, तो ऑप्शन दा जो है दोस्तों यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 81 है दोस्तों, √2, √4, √.4, √.2 में परिमेय संख्या है। अब दोस्तों इनका मान जब आप निकालेंगे तो √2 का जो मान आएगा दोस्तों वह दशमलव पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार √4 का जब आप मान निकालेंगे तो 2 आएगा और इसी तरीके से बाकी पदों का दशमलव में आएगा, लेकिन जो √4 का मान है वह 2 आ रहा है। अब 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं और बाकी मान जो है दोस्तों करड़ी वाले वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं और 2 यहाँ पे करड़ी 4 जो है इसका मान 2 होता है और 2 को 2/1 भी आप लिख सकते हैं और बाकी जो √2 है, रूट में 0.4 है, रूट में 0.2 है, इन सभी को आप p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, तो इसीलिए ये सभी अपरिमेय हैं और जो √4 है जिसकी वैल्यू 2 आती है वह परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा, √4। अब देखिए प्रश्न संख्या 82 है, 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। तो इस अंक में आपको देखना है 2 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले आप देखिए 2 कहाँ पे है, तो 2 दोस्तों यहाँ पर है। अब 2 का स्थान आप देखिए कहाँ पर है, 2 का जो स्थान है वह दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे अगर कोई संख्या होती है तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए संख्या को लिखते हैं और गुणे 1/100 कर देते हैं उसमें, तो 2/100 हो जाएगा दोस्तों यह। तो 2/100 को आप कितना लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो मान आ जाएगा दोस्तों इस अंक में 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 0.02, तो ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, 2 के पावर x + 1 = 16, तो x का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है 2 के पावर x + 1 = 16 है और x का मान आपसे पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है अगर आप, तो दशमलव के इधर भी आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे 2 है वह आधार है, x + 1 घात है। ठीक है, तो आपको भी इधर जो है 16 को 2 के घात में लिखना होगा। तो 16 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है 2 के घाते x-1 बराबर 2 के घाते 4। अब दोस्तों अगर आधार समान है यहाँ पर और दोनों आपस में बराबर हैं तो घातें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो x + 1 बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 और x बराबर लिख सकते हैं 4 - 1 +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 3।
तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 84 है, 1/8 ऋण 3/8 धन 2/8 भागा 1/4 का 1/2 का मान होगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ पे इतने पद लिखे हुए हैं, ये जो शुरू के 4 आपको दिख रहे हैं का 1/2 का मान आपको निकालना है। मतलब कि सबसे पहले आपको इन चारों को सॉल्व करना है और का 1/2 मतलब कि इसका आधा करना है आपको। का मान होगा, इसका जो भी मान आपको मिलता है सॉल्व करने के बाद, इसका आपको आधा कर लेना है। मतलब 1/2 से गुणा कर देना है। का मतलब गुणा ही होता है, 1/2 से आपको गुणा कर देना है और मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले इसे देखिए आप किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए। अब यही दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है, इसी को सबसे पहले हमें सॉल्व कर लेना है और इसका 1/2 ले लेना है। तो सबसे पहले इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग भाग के चिन्ह को सरल करेंगे। तो इसे देखिए कितना लिखेंगे, 1/8 ऋण 3/8, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए भाग हो रहा है, तो 2/8 भागा 1/4 ना लिख करके आप जब चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो यह संख्या जो हो जाएगी पलट जाएगी। जो ऊपर था वह नीचे आ जाएगा और जो नीचे था वह ऊपर चला जाएगा। मतलब 1/4 जो हो जाएगा वह 4/1 बन जाएगा। इस प्रकार का भी नियम होता है, आप भाग को गुणे में परिवर्तित कर सकते हैं अगर भिन्न को आप पलट देते हैं। तो 1/4 का हमने 4/1 लिख दिया है और यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है वह गुणा हो गया है। ठीक है, तो अब इसे आप सॉल्व करिए। तो देखिए 1/8 ऋण 3/8 धन, अब यहाँ पे देखिए ऊपर 4 है और यहाँ पे नीचे 8 है, तो 4 से 2 बार में 8 कट जाएगा और यहाँ पे 4 एक बार में, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बचेगा प्लस में 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1/8 ऋण 3/8 है, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे ऋण 2/8। ठीक है, फिर धन 1 है, तो 1 जब जोड़ेंगे हर बराबर करेंगे तो 8, और यहाँ पे ऋण 2 और यहाँ पे 1 का हर पहले 1 था, अब 8 हो गया है, तो 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/8 यानी कि 3/4। अब 3/4 हमें इतना सॉल्व करने पे 3/4 प्राप्त हो गया। ठीक है, और अब प्रश्न में बोल रहा है इसका आपको 1/2 लेना है। ठीक है, तो 3/4 का 1/2 यानी कि 3/4 गुणे 1/2। 3/4 में 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8। यही आपका उत्तर हो जाएगा 3/8। तो यहाँ पे ऑप्शन दा में दिया गया है 3/8, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज या त्रिभुज संभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी भुजाओं की जो माप है वह अलग अलग है। ऐसा किस त्रिभुज में होता है दोस्तों, ऐसा होता है विषम बाहु त्रिभुज में। तो ऑप्शन सा जो होगा विषम बाहु त्रिभुज, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 86 है, वर्ग 10, 20 की उच्च सीमा होगी। तो दोस्तों किसी भी वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वह बाद वाली सीमा होती है। तो यह बाद में जो लिखा हुआ है 20, यह वर्ग की उच्च सीमा है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 87 में कह रहा है वर्ग 30, 40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। तो दोस्तों किसी भी वर्ग का अगर आपको मध्य बिंदु निकालना है तो उस वर्ग की जो निम्न सीमा है उसमें आपको उच्च सीमा जोड़ देना है और 2 से भाग देना है, यानी कि 30 धन 40/2 कर देना है।
तो 30 धन 40 बराबर हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 70/2 और 2 से 70 काटेंगे तो 35 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा 35, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ग का जो मध्य बिंदु होगा वह 35 होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं आप ले लेंगे, जैसे 1/2 और 3, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच दोस्तों आप अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं, जैसे कि 1/2 से बड़ा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 5/7, 6/7, 8/9, 10/11। इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं दोस्तों आप खोज लेंगे और इसका कोई अंत भी नहीं है। तो अनंत ऐसी संख्याएं होंगी जो किसी भी दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच आप खोज लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सा अनंत बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 89 है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। तो यहाँ पे प्रश्न में आपको ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले कह रहा है कि 21 की अनुवर्ती, ठीक है, 21 की जो अनुवर्ती संख्या है उसकी अनुवर्ती संख्या आपको निकालना है, ठीक है। तो 21 की जो अनुवर्ती संख्या होगी की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले 21 की अनुवर्ती संख्या आपको निकालना है। तो 21 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 21 धन 1 यानी कि 22। अब बोल रहा है कि 21 की अनुवर्ती संख्या जो है वह 22 है और इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 22 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए 22 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन दा जो होगा दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सभी पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक आयताकार मैदान दिया है और उसका क्षेत्रफल आपको बताया है और कह रहा है कि इस आयताकार मैदान की जो भुजा है, एक भुजा जो है वह 125 मीटर की है, तो आपको दूसरी भुजा बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल का सूत्र बस लगाना है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, एरिया ए बराबर होता है a इंटू बी, जहाँ पे a और b जो है वह आयत की भुजाएं हैं। अब यहाँ पे आपको एरिया दिया गया है दोस्तों 0.5 हेक्टेयर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.5 हेक्टेयर। अब इस हेक्टेयर को दोस्तों आप मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि भुजा आपको मीटर में दी हुई है। एक भुजा जो दी हुई है आपको वह 125 मीटर दी हुई है। यहाँ पे आपको देखिए 125 मीटर है। तो अब इस हेक्टेयर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है दोस्तों वह होता है 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जिसे आप कह सकते हैं। तो 10,000 है ये, तो एक शून्य और आएगा, एक शून्य और आप बढ़ा लीजिए, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है दोस्तों वह कितना है 5,000 मीटर स्क्वायर और एक भुजा है 125 मीटर की। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 5,000 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150 मीटर गुणे बी। बी का मान हमें निकालना है, तो बी का मान जो आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 5,000 और यहाँ गुणे में है 125, तो इधर जब भेजेंगे तो यह बटे में आ जाएगा। तो अब 125 चौका अगर आप काटेंगे, 125 से 500 काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और यहाँ पे एक शून्य बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो बी का मान जो आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 40 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 91 नंबर, 1 घन मीटर बराबर है आ
1000 घन सेमी, बा 10 लीटर, सा 10 100 लीटर या दा 1000 लीटर। दोस्तों 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आप लोग निकाल के भी अगर चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर में जो होता है दोस्तों वह 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर में तो आपको पता ही है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके भी दोस्तों आप यह निकाल सकते हैं, और याद रखना चाहें तो आप याद भी रख सकते हैं कि 1 घन मीटर में मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। मतलब कि अगर आप एक टंकी बनवाते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो और ऊंचाई 1 मीटर हो, तो ऐसी टंकी में दोस्तों 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहराई वाली टंकी में 1000 लीटर पानी आ जाता है। तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके गणित के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और यह प्रयास मेरा आपको पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है इन सभी वीडियोस से, तो आप लोग अवश्य शेयर कर दीजिए। आपके दोस्त गणित में बहुत परेशान होते हैं, तो सभी को यह जो मैंने बहुविकल्पी की 4 वीडियोस बनाई हैं, इससे पहले जो मैं क्लासेस ली हैं, सभी वीडियोस के बारे में आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि किस प्रकार मैंने बहुत ही आसानी से सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ाया है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे। आपके जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको कमेंट करना है आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, और आपको मुझे बताना है कि कैसी लग रही हैं वीडियोस, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों तो सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन बना होगा उस पे ऑल कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं दोस्तों, और आपकी तैयारी ऐसे ही बेहतर होती रहे। अब दोस्तों गणित विषय के सभी क्लासेस को और सभी बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय और पेपर्स का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको गणित विषय के लिंक में मिल जाएगा। लिंक जो है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऊपर आई बटन बन के आता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और नीचे मैथ लिखा होगा और उसके सामने लिंक दिया होगा, ब्लू में लिंक आ रहा होगा, तो उस पे भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो कहीं से भी जाकर के आप गणित के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।